नमस्ते। आज मेरे साथ लखन मेहरोत्रा साहब जुड़े हैं। मेरे लिए बहुत ये सौभाग्य की बात है कि मैंने लखन मेहरोत्रा साहब की न केवल किताब पढ़ी, उस किताब के पे हम लोगों ने इनसे चर्चा की और मेरे जितने जानकारी में है, मेरे 2 या 3 लोग ऐसे हैं। लखन मेहरोत्रा साहब अगर विदेश नीति समझनी हो, उसके कुछ नुक्ते समझने हो, प्रोफेसर रामदेव शुक्ल अगर उनको साहित्य से रिलेटेड या वो 2-3 लोगों को मैं मानता हूँ जिनके पास मैं संकोच होके अपने बहुत प्राइमरी क्लास के क्वेश्चन के साथ चला जाता हूं और ये इन लोग बिना इरिटेट हुए उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। लेकिन भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्पेयरिंग टाइम। थोड़ा आज एक चीज ये समझना चाहेंगे कि देश में क्या हो गया ना, कि देश में बहुत पोलराइज हो गया है। तो कभी कभी बात ही नहीं समझ में आती कि ये ठीक है कि ये ठीक है कि ये ठीक है। और अभी ऐसा एक इंप्रेशन है, अब वो इंप्रेशन सही है गलत है वो आपसे समझेंगे, कि थोड़ा विदेश नीति को लेके हम थोड़ा अलग थलग पड़ गए हैं। ऐसा एक इंप्रेशन कहीं से है। और उसका बड़ा कारण मेरे ख्याल में ट्रंप जी जिस तरह की कलाबाजी खाते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, अजीब तरह से कर रहे हैं। अब वो ब्रिक्स के पीछे लग गए हैं तो कभी किसी के पीछे लग जाएंगे, वो भी एक बड़ा कारण है। और एक पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने उसमें कुछ अटैक किया उनके ठिकानों पे, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, ये सब कुछ हुआ। फिर उसमें एक कंट्रोवर्सी ये हुई कि उधर ट्रम्प जी कहने लगे कि मैंने सीज फायर कराया, फिर हम लोग कहने लगे नहीं। ओवरऑल एक वेयर वी स्टैंड टुडे विसविस दो चीजें, मेरे बहुत स्पेसिफिक से क्वेश्चन है। एक, हमारे पड़ोसियों के साथ जो रिश्ते हैं, वो क्या दुनिया की नीति ऐसी है कि अपने पड़ोसियों से झगड़ा करते रहो, जैसे रूस यूक्रेन कर रहा है, इजराइल पैलेस्टीन कर रहे हैं, हम और पाकिस्तान करते रहे हैं। क्या ये एक स्टैब्लिश नीति है, या अपने पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते अगर अच्छे रहेंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, उसमें बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। मैं पहले अपने पड़ोसियों के रिश्ते से पे आपका वेयर वी स्टैंड टुडे उस पे एक ले लूं, एक आपकी टिप्पणी उस पे कर लूं। पड़ोसियों के साथ में सबसे बड़ा पड़ोसी तो पाकिस्तान है, और जो आतंकवादी देश है और जिसके शिकार हम हैं, तो उसके साथ रिश्ते बनाना हमेशा ही मुश्किल रहा है और अब बहुत मुश्किल हो गया। दूसरे साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में जो हमारे साथी देश हैं, उसमें भूटान बराबर हमारे साथ रहा है और हर क्रिटिकल एरिया में उसने हमारा साथ दिया है। नेपाल थोड़ा चीन के नज़दीक गया है, लेकिन उनके रिश्ते हमसे अभी भी बहुत घनिष्ठ हैं और काफ़ी हद तक उनकी निर्भरता जो हमारे साथ में ऊपर थी वो अभी बनी हुई है। हमारा कोऑपरेशन काफ़ी उनका इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड में और डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को दोनों के लिए डेवलप करने में बहुत नज़दीक हैं उनके। वो एक अकेला देश है जिसकी के सारे नागरिक हमारे यहाँ आके काम कर सकते हैं और हमारे नागरिकों की तरह उनको प्रिविलेजेस मिल सकती हैं। श्रीलंका हम्बनटोटा में चीनियों का अब मुकाम बन जाने के बाद हम्बनटोटा से ऐसा लग रहा था कि इंडिया को खतरा है, लेकिन जो अब इस वक्त जो परिवर्तन हुआ है वहाँ, इससे पहले भी और अब की बार इस बार भी, ये परिवर्तन भारत के पक्ष में रहे हैं, दोनों के दोनों, एक के बाद एक। और इन लोगों ने एक बैलेंस करने की बजाय अभी तक उनका टिल्ट, मैं कहूँगा अगर टिल्ट कहा जाए तो अभी भारत, उनका रुख भारत की तरफ ही ज़्यादा है, चीन की तरफ उतना नहीं है। चीन से रिश्ता वो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आज की, जैसे आपने पहले कहा कि आज की जो वैश्विक स्थिति है, जो दुनिया का माहौल है, उसमें हर देश, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, चाहे मालदीव हो, ये अपने कई ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। और वो ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि हर वक्त हिंदुस्तान के जेब में बैठे रहें और
हिंदुस्तान जो चाहे उनके साथ, उनके ऊपर उनकी उनकी अपनी नीतियों के विरुद्ध कुछ ना कुछ करता रहे, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो अपने हित में समझते हैं कि इंडिया के एडवर्सरी चाइना के साथ में थोड़े संबंध रखना ठीक है। आपने देखा होगा कि मालदीव्स में पहले शुरू में ऐसा लगा कि वो बिल्कुल चीन के हाथों में पड़ गए, मुइज़्ज़ू के ज़माने में, जैसे जब से उनका इलेक्शन हुआ एज प्रेसिडेंट। लेकिन फिर जब वो हिंदुस्तान आए तो आपने देखा रुख कितना बदल गया, और अब वो चीन को अच्छी तरह समझ रहे हैं। पहले उन्होंने हमारे 11 लोगों को वापस भेज दिया जो कि मिलिट्री कोऑपरेशन के डेवलपमेंट के लिए वहाँ थे, लेकिन अब फिर वापस आ रहे हैं हमारे साथ में मिलिट्री और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। तो अभी उनको थोड़ा खतरा हुआ था तो उन्होंने हिंदुस्तान से मदद मांगी। तो ये सब मैं देखता हूँ कि जगत की जो स्थिति है वो देखिए, इतिहास एक आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, एक बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं चलता है। परिवर्तन, जगत परिवर्तनशील है और परिवर्तन होता रहेगा। वैसे ही देशों के हितों के अनुसार उनकी पॉलिसीज में, उनकी नीतियों में परिवर्तन आता रहेगा। लेकिन हमारा काम यह है कि उनके हितों को देखते हुए अपने हित उनके साथ में मिला के चलें, और उसकी कोशिश बराबर बनी हुई है। हम काफ़ी उनके साथ में हमारे संबंध ठीक हो रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप से संतोषपूर्वक है, ये मैं नहीं कहता हूँ। दूसरे, मैं पाकिस्तान के, जब तक पाकिस्तान से हमारी इक्वेशन ठीक नहीं होगी तब तक साउथ एशिया में पॉलिसी का बैलेंस ऑफ पावर बहुत आराम से पैदा नहीं हो सकता। जी पाकिस्तान हर वक्त हमारी काट करना चाहता है, हमारी शक्ति को आजमाना चाहता है, हमारी शक्ति को घटाना चाहता है, और उसके लिए वो जहाँ से मदद मिलेगी, चीन से मिल रही है वो उनसे ले रहा है। अब मुनीर साहब वॉशिंगटन पहुंच गए, वॉशिंगटन की नीतियां, वो एक दूसरा पक्ष है, और जी वो किसी मैं मुनीर को जी वॉशिंगटन मैं में ट्रम्प ने बुलाया और अपने जी साथ जी लंच जी, कराया। जी मैं और उस पे आऊंगा, लगन भाई साहब, मैं उस पे आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बीच में थोड़ा आपको माफ कीजिएगा। जो सबसे बड़ा कंसर्न इस समय है कि चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां तो पहले थीं, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे आर्मी के मतलब नंबर 2 ने, लेफ्टिनेंट जनरल सिंह साहब ने बताया कि ये जब अभी हुआ तो इसको पूरी तरह से ओवरसी चाइना कर रहा था। चाइना पाकिस्तान की इतनी नजदीकियां हो गई हैं, चाइना ने अपने हथियार इस पूरे उसमें टेस्ट कर लिए, अपने जहाज टेस्ट कर लिए। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ऐसा जो केवल आप ही उसके लिए, मेरे हिसाब से और कोई हिंदुस्तान में उस बात को नहीं बता सकता है अथॉरिटी के साथ, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जो शायद लोगों ने अनदेखा किया, कि दलाई लामा साहब की कल बर्थडे थी, आप उसमें गए भी थे, आप उनके साथ, इतना लंबा आपका उनका साथ रहा। दलाई लामा का ये कहना कि नहीं, हमारे 15वें दलाई लामा को का आएंगे, और वो चाइना के बाहर, एक उनका इंडिकेशन है वो चाइना के बाहर कहीं जन्म लेंगे, और उसको लेके एक उन्होंने स्टैंड लिया है जो पहले नहीं ले रहे थे। 2011 के बाद उन्होंने अपने को स्पिरिचुअल से सिर्फ कर रखा था, पॉलिटिकल में। वो शायद एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उस दृष्टि से। तो जरा दलाई लामा विस चाइना और इंडिया का इस पे जरा, और एक जो पाकिस्तान के साथ अब चीन हैंड एंड ग्लव्स तो था ही, लेकिन अब वो मतलब एक बदन दो जान, दो जान एक बदन टाइप हो गए हैं। दे आर नाउ, अब वो बिल्कुल साथ साथ हैं, कुछ भी होगा इधर तो वो वहां करेंगे। इन दोनों पे जरा मैं एक छोटी छोटी टिप्पणी ले लूं। देखिए, मैं पहले तिब्बत का सवाल है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब दलाई लामा 1959 में अपना घर और दरबार छोड़ के भारत आ गए तो चीनियों ने उसकी मुखालफत तो बहुत की फॉर्मली, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये भी खुशी थी कि जो जो उनके विरोधी शक्तियां थी तिब्बत के अंदर, उनका जो केंद्र बिंदु था दलाई लामा, वो भाग के चला गया, और अब हम उसको कंट्रोल अच्छी तरह कर पाएंगे, और वो कर रहे हैं, और उसमें खामियां आ रही हैं।
लेकिन चाइना की भरसक कोशिश यही रही है कि दलाई लामा जो अगले दलाई लामा हो वो बिना उनकी अनुमति के नहीं हो सकते हैं, और जहां तक हो सकता है वही उनका नामकरण करवाएंगे। उसको काटने के लिए मुझे मालूम है जो तिब्बत का एडमिनिस्ट्रेशन है भारत में, वो बहुत दिन से दलाई लामा से ये अपील कर रहा था कि आप इस बात को स्पष्ट करिएगा कि ये जो मुद्दा है उसका हल चीनियों के हाथ में रहेगा कि हम लोगों के हाथ में रहेगा। तो दलाई लामा ने अब पहली बार पिछले 5-7 साल की कशम के बाद उन्होंने अब पहली बार ये मुंह खोल करके कहा है कि ये हमारा सवाल है, इसमें चीन का कोई प्रश्न नहीं उठता हाथ बढ़ाने का, और हम एक ट्रस्ट बना चुके हैं, इसको गांधन पोडांग ट्रस्ट कहते हैं। वही ट्रस्ट मेरे सक्सेसर को डेसिग्नेट करेगा और वही उसी को जगत से, संसार से, विश्व से मान्यता मिलेगी। तो उन्होंने ये बात स्पष्ट इसलिए की है कि आगे अगर वो किसी भी दिन चले भी जाएं, अब 90 साल के पूरे हो गए कल, तो ये मामला पड़ा न रह जाए। और दूसरा एक सवाल इससे लगा हुआ यह है आनंद जी कि जो नया दलाई लामा नियुक्त होगा वो कितने वर्ष का होगा, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, ढूंढने की बात है। इंडिकेशंस होते हैं, वो पूरी उसकी प्रक्रिया है। तो वो उसको बड़े होते होते 10-11 साल लग जाएंगे, और तब तक वो शक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकते तिब्बतियों के। और तिब्बतियों का, सारे तिब्बतियों का वही वो सत्कार जो ये 14वें दलाई लामा को मिल रहा है, उनको मिलते मिलते समय लगेगा। तो ये जो इंटरिम पीरियड है, इसके बारे में काफी चर्चा है तिब्बती ग्रुप्स में, न केवल भारत में ही बल्कि जो बाहर भी हैं, वो उनको ये फिक्र है कि ऐसा ना हो जाए। लेकिन दलाई लामा ने आश्वासन दिया है कि जब मुझे आपने चुना था तो मैं 5 साल का था, 16 साल में मैं दलाई लामा पूर्ण रूप से डेजिग्नेट हुआ, 11 साल जो कैबिनेट थी और जो ट्रस्ट था उन लोगों ने देश को चलाया, कोई हानि नहीं हुई, देश चलता रहा। ऐसे ही जब नए दलाई लामा आएंगे तो उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया जाएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन ये भार संभाल लेगा। ये तो है तिब्बत का। जी। अब दूसरा पाकिस्तान चीन का आपने सवाल उठाया। जी। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर चीन का उनके साथ में सहयोग 10 के अंशों पर 6 था तो अब 9 हो गया, और चीन पाकिस्तान को सुरक्षा देने के लिए हर प्रकार से अब तैयार है। भारत उनको नुकसान न पहुंचाए इसके लिए तैयार है। और आपने ये खबर पढ़ी होगी कि ये तय हो चुका है कि पाकिस्तानी कम्बैट एयरक्राफ्ट ने राफेल एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। जी। तो इसके माने ये हैं कि वेस्टर्न कैंप के पास जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कम्बैट एयरक्राफ्ट था, अमेरिका इंक्लूडेड, उसका मुकाबला चीनियों के एयरक्राफ्ट ने किया और उसके ऊपर विजय प्राप्त। चीनियों का कॉन्फिडेंस अपनी टेक्नोलॉजीज में बहुत बढ़ गया। जी। मैं एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि उसके बिना बात आज की तारीख में कोई पूरी नहीं होती है, जब बिना अमेरिका में जो ट्रम्प साहब हैं वो कुछ अजीब ढंग से बिहेव करना शुरू किया है, और भारत को मैं इसलिए कह रहा हूं लखन साहब, आप जब भारत के विदेश सेवा में थे, वो शायद उतना मुश्किल दौर तो इस देश ने कभी नहीं देखा कि हमारे पास कुछ नहीं था, खाने के लिए भी हमारे पास अनाज लाना पड़ता था, मुश्किल दौर था।
लेकिन हो सकता है ये मेरा अपना इंप्रेशन हो, आपका इंप्रेशन फ़र्क हो, लेकिन ऐसा लगता था कि हमारा स्वाभिमान और हम अपने उस पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए थे। ट्रम्प जिस तरह के और निक्सन या कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कह लीजिए, डिग्री का फ़र्क हो सकता है और उनकी एरोगेंस या उनकी एक भारत के प्रति जो वो था, वो कोई ऐसा नहीं था कि वो बड़े खुले हाथों से आपको रिसीव कर रहे थे। हाल के दिनों में ट्रम्प ने जिस तरह का व्यवहार किया, हथकड़ी बेड़ी में आपको भेज रहे हैं, आपका रोज टैरिफ को लेके अजीब-अजीब तरह के वो देते हैं। फिर वो सीज़ फायर तो जैसे वो पीछे ही लग गए हैं कि नहीं मैं नहीं कराया, मैं नहीं कराया। फिर असीम मुनीर को बुला के खाना खिलाना, वो अजीब-अजीब काम कर रहे हैं। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूँगा, भारत आज की तारीख में कहीं न कहीं अमेरिका के सामने अब उसका वर्ड एग्ज़ैक्ट क्या होगा, डरा हुआ कह लीजिए, ठिठका हुआ कह लीजिए, कॉशियस कह लीजिए, लेकिन बरा मतलब जिस तरह का आप लोगों ने देखा था, उस तरह का तो इस समय मामला नहीं है। हम उस तरह से अमेरिका का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा। हम उनके कुछ मैं इस पे एक आपकी क्या आपको क्या लगता है? कहाँ वेयर वी देखिए, स्टैंड? जिस निगाह से अमेरिका ने भारत को देखा, चाहे वो रूजवेल्ट का समय हो, जिन्होंने हमको अपने स्वतंत्रता संग्राम में इतनी सहायता दी, चाहे वो उसके बाद में ट्रूमैन का समय हो, चाहे वो आइजनहावर का समय हो, चाहे वो प्रेसिडेंट कैनेडी का हो, जिन्होंने नेहरू का स्वागत किया एज द लिंकन ऑफ द ईस्ट, वो निक्सन के समय में भी 1971 से पहले हमारे रिश्ते ऊपर ही बढ़ते चले जा रहे थे, किसी ना किसी रूप से, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरीके से हम नजदीक आते चले जा रहे थे। और वो ट्रेंड निक्सन के बाद में फौरन बुश के आने के समय से दोबारा फिर रेस्टोर हो गया, बुश जूनियर के समय से। ट्रंप के पहले टेन्योर में भी वही ट्रेंड हमारे सामने दिखाई दे रहा था। He came very close to India, and the friendship between Mr. Modi and Trump appeared to have a very real content. But Trump has now come with a new face. Trump's policy is maximum pressure for maximum gain. Trump is playing his cards like a businessman. Trump is concentrating entirely on American economic interest, which is in common with his own personal economic interests. So Trump of this tenure is quite different from the Trump of the previous tenure. We cannot anymore take him for granted. He has thrown many challenges to India. In some, he has come back a little, but not entirely. But to say that India has lost its sense of self-esteem and pride, ये कहना जरा कुछ मेरे ख्याल से थ्रेशोल्ड से बाहर है। Okay. अभी मोदी जी जब वॉशिंगटन में मिले थे, जब मोदी की पिछली मुलाकात ट्रंप के दूसरे टेन्योर में हुई थी एज द थर्ड विजिटिंग प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट इन यूएसए, तभी आपने देखा होगा वो तफरका सामने आ गया था। The meeting did not go exactly as it should have been if it was the first tenure of Trump. तो हम अगर वो हमसे थोड़ा विड्रॉ कर रहे हैं तो हम भी विड्रॉ कर रहे हैं, और अगर वो अपनी दुनिया से इक्वेशंस बदल रहे हैं तो हम भी बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन आनंद जी, इसमें समय लगेगा। तो एक ऐसा पीरियड है जो कि ग्रे पीरियड है। वी आर नाउ इन द ग्रे पीरियड of establishing, forging absolutely new equations with the rest of the world. क्या करना पड़ेगा? Your Act East policy will have to become more active. Your involvement in the Indo-Pacific will have to be more strategic. Your message to China will be that we are not your equal, but we must
either be friends or you will be a challenge to us, but we will be no less a challenge to you. These modifications will have to come. We cannot detach ourselves strategically and militarily from Russia. America will have to reconcile itself to that, as Biden did. In the beginning, it was not there, but he understood it. And we allowed our Russian cooperation to move ahead. And it has come to our rescue during the last Operation Sindoor. So the equations are changing. And these equations will take time to crystallize. There will be an experimental period that you will have to grant to the administration for it. Again, I would like to qualify my statement by saying that I am not saying that everything that has happened in the past, even in the aftermath of Operation Sindoor, has not been in India's favor. This I believe. I believe that Pakistan should have been condemned for being the hub of terrorism. Yes, yes. The UN Security Council resolutions, the word terror is not being used. Pakistan has become the chairman of the Anti-Terrorist Committee of the Security Council of the United Nations. That is Pakistan a hub of terrorism. So these developments don't go in India's favor. And India will have to fight that challenge, fight it confidently, fight it firmly, with full confidence in its own capability. Now, I am sure that whether it is government A or government B or government C, it will have to rise to this challenge. जी, मैं एक अंतिम प्रश्न करके खत्म, और वो एक जनरल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, विदेश सेवा में जो जितना मैं जानता हूँ डिप्लोमेसी बहुत मुश्किल चीज होती है, और वहां पे कौन बगल में बैठेगा, कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, शायद आप लोग ये पूरा, खास करके जब हेड ऑफ स्टेट्स मिल रहे होते हैं, सारा कुछ एक एक पॉइंट रहता है। मैं दो चीजें स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा हूं कि आपको अजीब सा नहीं लगा जब ट्रंप ने बाकी स्टेट हेड, उससे पहले 3-4 लोग आए थे, उनको आके बाहर रिसीव कर रहे थे, वाज द ओनली मोदी जी जिसको उन्होंने किसी अपने कर्मचारी को भेजा रिसीव करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, एलन मस्क साहब जब अपने बच्चों को लेके यहाँ, पूरा हमारा विदेश विभाग, हमारे एनएसए, हमारे सब लोग सूट वूट पहन के बैठे हैं, वो अपने बच्चों को ले आके वहां छोड़ के, वो तो ये मतलब ये इट वाज विद अ पर्पस, और दे आर केयरलेस कि ठीक है दुनिया ऐसे ही चलती है, हमें क्या है, और इट वाज विद अ पर्पस, विद अ मैसेज दे वांटेड टू सेंड। मैं आपका रीडिंग क्या है? नहीं, देखिए, मस्क और ट्रंप की जो पहले तो ये बुनियादी सवाल ये है कि मस्क और ट्रंप की रिलेशनशिप कितनी गहरी है और कब तक चलेगी। आपने देखा कि वो उसका गढ़ हिल चुका है। आपने देखा कि मस्क ने day before yesterday established a new party, a third party in America, which he has called American Party. It is not Republican, it is not Democratic, it is American Party. He has parted company, he has Mr. Trump had called him to White House in order to tell him that we must forget the past and come together again. Musk gave his word to him, but within a matter of a week, he established a new party, which will pose some challenge or the other to the ruling party. Now, therefore, which way Musk will be used in favor of India or against India or any other country, or even China, with which Musk has very close ties, this will have to be watched and seen. Musk's own policies, including his information policies and technological policies, are undergoing a change, and its direction is not very clear to everyone in the world. Even the biggest information engines like Google, you know, they have differences with Musk, and
the Musk is not on a very sure battleground. This is my point. जी, थैंक यू सो मच लखन भाई साहब। बहुत सी चीजें बात करनी थी, क्योंकि एक बात हम लोग एक किसी और दिन करेंगे कि क्या अब दुनिया बिजनेसमैन चलाएंगे, क्योंकि जैसा अभी उसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जिस तरह से हार्डकोर बिजनेसमैन अब देश, मतलब एक देश के नेतृत्व कर रहे हैं दुनिया के में, दे आर मेकिंग पॉलिसी, उस पर एक अलग से किसी दिन आपसे एक निर्णय करेंगे कि जो राजनेता हैं उनके हाथ से बिजनेसमैन की तरफ टिल्ट हो रहा है इस सत्ता का। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए लखन भाई साहब। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। माय ग्रेट प्लेजर आनंद जी, आप मुझे याद करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू।